देखिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या रहता है 1H1, तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। तो हमने एक बना रखा है न्यूक्लियस बनाया ना, न्यूक्लियस यहाँ पर बना दिया जहां पर कितने क्या चार्ज होगा +Ze लिख दिया, क्योंकि जो प्रोटॉन रहेंगे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और जो एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन का कुछ होगा नहीं। और हाइड्रोजन के जैसे ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या है, ये उन वाले सारे एटम्स के लिए आप पढ़ेंगे या आयंस के लिए पढ़ेंगे जिनका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के जैसा होगा। स्ट्रक्चर होने का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि इसके जैसा और क्या हो सकता है Li+2, 3Li होता है ना, 3Li का मतलब 2,1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को त्याग दिए तो क्या बचे 1 इलेक्ट्रॉन बचा और फर्स्ट शेल में ही बचा, इसलिए वो वाला स्ट्रक्चर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है। अंडरस्टूड। यहां से हम बना लेते हैं एक ऑर्बिट ऑफ रेडियस r जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं। यही फिजिक्स है, समझ में आती है बात आपको। तो अब चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, तो क्या चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। हम लिख सकते हैं यहाँ, उससे पहले हम बता देंगे कि m मास का इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू क्या लिख दें 1/4πε0 q1। q1 कौन है Ze, फर्स्ट चार्ज, इंटू q2 दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और बाय r²। फाइन। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से एक पावर कैंसिल आउट करेंगे, mv² इज इक्वल टू Ze²/4πε0 r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम। फिर उन्होंने ये कहा था, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मैकेनिक्स से कि भाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इन्होंने बोहर साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में पाया जाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल आ रहा हो, तो वो कंडीशन भी जरूर सेटिस्फाई हो रही होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं MVR अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन NH/2π। इज दैट क्लियर। अब हमें इन दोनों में से क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें रेडियस चाहिए कितनी है, हमने फिल तो कर दिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी रेडियस में है वो, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं उसकी रेडियस क्या है, वो हम यहाँ से पता लगाएंगे। कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमता होगा ये हम पता लगाएंगे। तो हमें v कैलकुलेट करना है, r कैलकुलेट करना है, मास कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। फाइन। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन का अगर स्क्वायर कर लें तो mv² कैंसिल हो जाएंगे, m नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, हम तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी गायब हो जाएगी, एक वेरिएबल बचेगा क्या r आ जाएगा फिर। फाइन। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का कर देते हैं स्क्वायर और इसको कर देते हैं डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए, m² v² r² बाय mv² इक्वल्स टू किसका स्क्वायर n² h²/4π² बाय Ze²/4πε0 r। क्या हो सकते हैं, एक पावर कैंसिल,
v स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, पाई की 1 पावर कैंसिल, ये बचेंगे बस, इनको ऊपर ले जाएंगे फिर सिंप्लीफाई होंगे। m r स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r बाय, ये वाले पाई बचे, z e स्क्वायर, इतना ही है। यहाँ से एक बार ये वाली भी कैंसिल कर दें, देन यू आर गेटिंग r इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय m पाई z e स्क्वायर। ठीक है क्या? अब यहाँ से r की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा उन टर्म्स में रीअरेंज कर रहे हैं जहां से चीजें बदलेंगी। बाकी देखिएगा, h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e स्क्वायर भी कांस्टेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस के ऑर्बिट में घूमता होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए z इक्वल्स टू 1, z को 1 रख देंगे तो r किस पे डिपेंड कर रहा है मेनली? ये तो कांस्टेंट है ना सारे। अच्छा, यहाँ से एक बार ऐसे लिख लेते हैं, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। ये है इसका ओवरऑल कंक्लूजन। रेडियस बढ़ रही है क्वांटम नंबर के हिसाब से, शेल के हिसाब से। n की वैल्यू 1 रखिएगा तो r की वैल्यू छोटी आ जाएगी, 2 रखेंगे तो बड़ी आ जाएगी, और z एटॉमिक नंबर बढ़ने पर साइज कम हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्यों हो जाता है। आगे बात समझ में। फिर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो R1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, n इक्वल्स टू 1, z इक्वल टू 1, और ये सारे कांस्टेंट्स। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसका मतलब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है? 0.53। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह पूछा जाता रहता है। और इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन इस रिलेशन पे आ जाता है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, बताइए उसके थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। तो कैसे निकाल लेंगे? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है ना? R1 को R1 रहने देते हैं फिलहाल, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट शेल था, R1 तो फर्स्ट था, तो N1 की वैल्यू 1 हो गई, और N2 जो भी निकालना है आपको n रख देते हैं, चलिए n, क्योंकि जनरल रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से n का स्क्वायर हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू, बताइए, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, n का स्क्वायर इंटू R1। ये फॉर्मूला रट सकते हैं, ओरली सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाले की रेडियस 0.53, बताओ सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? 4 टाइम्स 0.53। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9 टाइम्स 2.18। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गई यहाँ से सारी चीजें? तो मेन ये था कि अब ये ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, n पर कैसे डिपेंड कर रही है। एमसीक्यू में बना सकते हैं ऐसा कि n पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, या इनवर्सली, या स्क्वायर पे, या स्क्वायर के इनवर्स पर। तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, ये पूरा चैप्टर हाइड्रोजन एटम्स के बारे में है, तो नॉर्मली z की वैल्यू 1 वाले ही एक्सप्रेशंस आते हैं ज्यादातर। आगे बात समझ में? ठीक है, अब हमारे पास r आ चुका है। आप किसी भी एक में, एक इक्वेशन में r की वैल्यू रखकर v निकाल लेंगे, वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। अंडरस्टूड? तो हम कौन से इक्वेशन का यूज कर लें? इस वाले का कर लेते हैं,
सर हाँ जी, जैसे एंगुलर मोमेंटम है और ये हो गई उसकी एनर्जी सर, एनर्जी कहाँ हो गई? नहीं NH अपॉन 2 पाई। नहीं, ये तो एंगुलर मोमेंटम ही है, तभी तो एंगुलर मोमेंटम के तो इक्वल होगा। अभी तो आपने बताया था कि ये जिस उसमें ऑर्बिट में घूम रही है उसका वो है एनर्जी लेवल। नंबर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ तो नंबर ही तो है, कौन सा शेल है? हाँ, लेकिन ये पूरा टर्म क्या है? ये पूरा टर्म क्या हो सकता है? एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए या फिर वही होगा, हाँ। डायमेंशनल होमोजेनिटी यही तो कहती है, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही इक्वेट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड वाला एंगुलर मोमेंटम है तो राइट वाला भी एंगुलर मोमेंटम ही है, मोमेंटम एनर्जी के इक्वल तो नहीं हो सकता। हाँ। तो फिर अब बताओ। आपने बताया है कि इतने उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके मल्टीपल मतलब n के मल्टीपल्स में अगर करते रहे तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो ऑर्बिट्स पता चल जाती हैं, अलग अलग ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट्स। तो हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट उसके एंगुलर मोमेंटम से बता रहे हैं जी, एनर्जी से नहीं बता रहे। एनर्जी पता होगी, एनर्जी से बता देंगे। शेल की एनर्जी पता होनी चाहिए, लेकिन शेल तो इमेजिनरी है, शेल तो इनफाइनाइट भी है। ये एनर्जी नहीं है, एंगुलर मोमेंटम। हाँ, हमें तो ये पता है ना कि फ्लोर तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस में रह रहे होंगे? इसका मोमेंटम हाँ, जिस हम उस बंदे का मोमेंटम देखेंगे, उसका मोमेंटम खुद का कितना है, कितना कितनी एनर्जी लेके वो कितनी हाइट तक चल सकता है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ बैठा होगा, अच्छा ठीक है कि नहीं? जो सबसे शैतान वाला होगा वो कौन से, वो किसी कॉर्नर में बैठा होगा तो पता रहेगा उसकी एनर्जी कितनी है। जो सबसे शांत वाला होगा सबसे आगे बैठा होगा, शरीर सज्जन बन के, एनर्जी के हिसाब से पता चल जाता है। इज इट फाइन? तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उनका हमें, और उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज पे, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे भी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एम वी इंटू आर की वैल्यू ये वाली रखनी है, तो इसको आर को उधर ही ले जाते हैं एक बार और वी बना लेते हैं इधर। वी इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर। इज इट ओके? मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की है? ठीक है। सो एन एच ओवर 2 पाई एम टाइम्स आर की ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये बेसिक टर्म्स में है, तो यहाँ रखेंगे आप n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा दें, इतना तो कर ही सकते हैं। Yes, yes, sir. सो z पाई m e स्क्वायर, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो रहे हैं, m से m कैंसिल हो रहे हैं, और n से एक पावर कैंसिल हो रही है, h की एक पावर कैंसिल हो रही है, बस इतना ही हो पा रहा है। सो वी आर गोइंग टू गेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू z e स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन नॉट, तो n 2 n h एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कौन कौन वेरिएबल रह जाएंगे? n नंबर ऑफ शेल्स आप बदल सकते हैं, अलग अलग वेलोसिटीज आ जाएंगी, और z आप बदल सकते हैं क्योंकि अलग अलग एटम्स के लिए कर सकते हैं सॉल्व। सो z बाय n को बाहर लिख लेते हैं और e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? क्या सीखने को मिलेगा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n की वैल्यू जितनी कम है उतनी वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब जो सबसे पहले वाले शेल में है वो सबसे तेज दौड़ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और क्यों दौड़ रहा होगा वैसे भी कॉमन सेंस से समझ सकते हो, वहां पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको उतने ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो बहुत क्लोज है। ये ऐसे कह सकते हो कि वहां पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज्यादा है, और F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस तो फिक्स हो गई, मास भी फिक्स हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है क्या?
तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, अगले वाले में कम, और जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी स्पीड भी कम होती चली जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेल। ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है। जैसे R डिपेंड्स ऑन n स्क्वायर, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन n इनवर्सली। फाइन। यहां पर फर्स्ट शेल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट शेल में वेलोसिटी कितनी होगी ये भी आप बता सकते हो। आप अभी तक नहीं पता था हमें, तो ये सारी वैल्यूज रख देते हैं, और रखने के बाद जब आप इसे सॉल्व करते हैं V1 तब शायद 2.19 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आती है। 10⁶। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी हाई वेलोसिटी है, 10⁶ के ऑर्डर की है। इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से फर्स्ट ऑर्बिट में दौड़ रहा है। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अब तो आप कह सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ये हमें पता है, केमिस्ट्री पढ़ के नहीं कह पा रहे थे। फाइन रही हो? अभी हमें ये पता नहीं चला कि इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कहते हैं कि पहले लोअर लेवल में भरिएगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी रखते हैं। तो क्या ऐसा है? अब देखते हैं कि वो सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। ठीक है, ये एक्सप्लेन दोनों ने किया नहीं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टर्म एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताइएगा कौन कौन सी एनर्जी होंगी इलेक्ट्रॉन के पास? काइनेटिक तो श्योर है बिल्कुल, और ये चार्ज पार्टिकल है। कहीं पर चार्ज पार्टिकल भी एक सिस्टम में है, क्योंकि एक जगह न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उसके चारों तरफ एक ही जगह पे बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो इनका एक सिस्टम बन चुका है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम भी है, स्टैटिक तो नहीं कहेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम है। यस और नो? समझ में आ रही है दिमाग? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रिक वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि उस पोजीशन पे फिक्स्ड है। वहां पे मेंटेन करने में कुछ तो एनर्जी लगेगी। कोई चीज कहीं पे भी है उस जगह पे ही रहना है उसे, तो वहां पे रहने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला हाफ mv², और mv² पूरा यहाँ रखा हुआ है, इसको उठा के ले आए। ठीक है ना, यहाँ रख दीजिए आप वैल्यू हाफ इंटू mv² की वैल्यू Z e² अपॉन 4πε0 r, और r की बेसिक वाली वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे हाफ टाइम्स Z e² अपॉन 4πε0 इंटू n² h² ε0, और ये वाला पार्ट न्यूमरेटर वाला ऊपर पहुंच जाएगा Z बाई m e²। कोई प्रॉब्लम? देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले तो पाई चले गए, और कोई जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहे होंगे। तो ये है z का स्क्वायर m टाइम्स z का स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 n² h² ε0 का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई क्या बात? बताइए, क्लियर है? यहां से क्या बनाएंगे? कांस्टेंट्स को छोड़ देते हैं, वेरिएबल को देख लेते हैं क्या क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू z² होना चाहिए वेरिएबल, और m का स्क्वायर।
टाइम्स बाकी सब ऐसे लिख दो m⁴ अपॉन 8h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। n की वैल्यू बढ़ाइए तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अगर काइनेटिक कम होगी तो टोटल भी तो कम होगी। यस और नो? अरे नो है क्या? ये टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। अगर आप काइनेटिक को कम करेंगे तो टोटल भी कम हो जाएगी। फाइन। तो यहां से फिलहाल हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन n का स्क्वायर। इसीलिए n की वैल्यू अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे n बढ़ाते जाएंगे तब एनर्जी कम होती चली जाएगी। काइनेटिक वाली अभी तो हमने देखा वेलोसिटी कम हो रही थी, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U इक्वल्स टू 1/4πε0। भूल गए क्या? Q1 Q2/R। अभी तो इसीलिए इतनी बार रिपीट किया हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम Q1 ZE, Q2 -E। जो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर, उनमें माइनस के साथ, पोटेंशियल वाले सारे क्वेश्चन में माइनस के साथ रखा गया ना, अपॉन डिस्टेंस R ही रह जाती है। तो ये क्या बन जाएंगे? माइनस के ZE² अपॉन 4πε0R। ये बहुत इजी था। अगर इसको एक बार ऐसे लिखें ZE² अपॉन 8πε0R। कंपेयर करने के लिए ये अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? ZE² अपॉन 8πε0R, और ये आ रहा है माइनस के ZE² अपॉन 4πε0R। कुछ बना पा रहे? ये वाली एनर्जी उसकी कितनी है? हाफ है। सही है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेगा। कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्टली इससे हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी, पूछा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो -2 कर देंगे। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो वही तो आ जाएगा। तो उन्होंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेंशियल कितनी होगी वहां पे? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल कितनी होगी? 1 -2 करके -1 आएगी। यस और नो? तो हम इन दोनों से निकाल लेते हैं, बाद में रख देंगे ये वाली वैल्यू। टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू K प्लस U। कितना? ZE² अपॉन 8πε0R और माइनस के ZE² अपॉन 4πε0R। कर पाएंगे? माइनस का ZE² अपॉन 8πε0R। ये ठीक है क्या? काइनेटिक एनर्जी वाला जो एक्सप्रेशन है बस उसमें माइनस लगा दो, टोटल आ गई। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं। एक लाइन में लिखा होता है काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ टोटल कितनी है। कुछ और नहीं बताएंगे, ना रेडियस, ना वेलोसिटी, ना कुछ ना कुछ। तो जिसे ये छोटी सी बात पता है वो तुरंत लिख के आगे बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? फाइन। और यहाँ R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो R में क्या आता है? n² के प्रोपोर्शनल R, और R यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो हमें क्या सीखने को मिलेगा? E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n का स्क्वायर। इज इट ओके? R की जगह जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे n², n तो कहीं और कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो टोटल एनर्जी जो है वो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो n की वैल्यू लो होगी तो E की वैल्यू हाई हो जाएगी, और
और n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तब इसमें माइनस साइन भी तो है ना, हाँ ठीक हो गया। अगर माइनस नहीं लेके चलोगे तो पूरी कहानी पलट जाएगी, आप बहुत साहब चक्कर खा जाएंगे फिर। ये माइनस में है ना, n की वैल्यू लो रखेंगे 1 रखेंगे तो e बहुत हाई आएगा, n की वैल्यू 5 रखेंगे तब e कम हो जाएगा, हायर वैल्यू पे कम, लेकिन माइनस में कम होगा। उल्टा नहीं है, बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से तो सही है, वैसे नेगेटिव वैल्यू वैसे भी सही है। मतलब ये डायरेक्ट देखो ऐसे हो सकता है, फर्स्ट शेल में एनर्जी आ रही होगी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है क्या, और फिफ्थ शेल में एनर्जी कितनी आ रही होगी माइनस की, नंबर बढ़ा दिया तो वैल्यू क्या होगी कम, कम का मतलब 0.5, ऐसे कुछ आ सकता है, समझे नहीं समझे। तो ये टोटल एनर्जी है, ये भी टोटल एनर्जी है, कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है, है ना। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट ऑर्बिट में भरे जाते हैं। अभी नहीं समझ पा रहे हैं, चक्कर खा गए। -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो वैल्यूज हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डाउनवर्ड इंक्रीजिंग है ना। तो ये लोएस्ट ऑर्बिट की हो सकती है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया इतनी एनर्जी थी, सबसे कम थी, सेकंड शेल में भर दिया तो इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये सेलेक्ट करते हैं कि जहां पे मिनिमम एनर्जी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, बहुत पास है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कोलम्बियन फोर्स है कि नहीं, तो फिर स्टेबल रहेगा। जितना दूर होते चले जाएंगे कोलम्बियन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। यस और नो। जब तक बच्चा मम्मी का हाथ पकड़ के चलता है तो गिरता नहीं है, क्योंकि जहां लड़खड़ाएगा हाथ तो पकड़ा हुआ है, गिरेगा नहीं। और जब अपने आप चलना शुरू कर देते हैं तो बाइक से गिर के कई बार घूमते हैं फिर, सही है क्या, क्लियर हो रही है बात। तो ये पूरी कहानी होगी फिनिश, ठीक है। तो आज की कथा यही समाप्त होती है, कल लिखेंगे।